इसरो रिक्वायरमेंट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो टेंशन हो रही है वो हो रही है कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं। उनको जो बेसब्री से इंतज़ार है वो आंसर की का है और वो आंसर की मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो सबसे ज़्यादा टेंशन है वो दूर होने वाली है। इस पेपर की एक खास बात और है कि इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं जो कि आपको पेपर देते टाइम समझ में नहीं आए थे, क्योंकि अब इस पेपर को बिल्कुल आसान भाषा में बनाया गया है। यानी कि इसरो का पेपर जो हिंदी में होते हुए भी आपको समझ में नहीं आया था, अब वो इसरो का पेपर आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन का कारण है। डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग ऑक्यूर ड्यू टू, यानी कि वेल्डिंग के अंदर जो डिस्टॉर्शन आता है, यानी कि जॉब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अपना अलाइनमेंट से दूर हो जाता है या स्ट्रेस के कारण जॉब के एंगल में परिवर्तन आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। और वो डिस्टॉर्शन किस वजह से आता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। यानी कि अगर हम वेल्डिंग के दौरान जॉब को अच्छे से टैगिंग नहीं करेंगे, जॉब को अच्छे से क्लैंप नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे जॉब के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टील में सल्फर है, सल्फर इन स्टील। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लोअर द टफनेस एंड ट्रांसवर्स डक्टिलिटी। यानी कि स्टील के अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है वो क्या कार्य करती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है लोअर द टफनेस, यानी कि स्टील के अंदर ये टफनेस को कम करता है और ट्रांसवर्स डक्टिलिटी, यानी कि डक्टिलिटी को ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोनल मेटल मिश्र धातु है, यानी कि मोनल मेटल किस किस से मिलकर बनी होती है? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, निकल एंड कॉपर। यानी कि मोनल मेटल निकल एंड कॉपर की एक मिश्र धातु होती है। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। कंटिन्यू बने रहिए इस पेपर के साथ। ये पेपर आपको मैं PDF के रूप में भी दूंगा, तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और आपके आंसर मिला लीजिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑफिशियल क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में इनका सीरियल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके उसमें 100% आए हैं पेपर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? विच फिलर रोड टू बी यूज फॉर गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम। यानी कि अगर आपको गैस वेल्डिंग के द्वारा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम की प्लेट जोड़नी है, प्लेट वेल्ड करनी है, तो उसके लिए कौन सी फिलर रोड का आप प्रयोग करेंगे? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्योर एल्यूमिनियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय। यानी कि प्योर एल्यूमिनियम में सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर जो फिलर रोड बनाई जाती है उसका उपयोग एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी कार्बन स्टील सबसे अधिक वेल्डनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील मोस्ट वेल्डेबल। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी हो सकती है? बिल्कुल राइट है, आपके सामने मैंने सारे आंसर ग्रीन कर रखे हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.15% कार्बन स्टील। यानी कि ये जो स्टील है वो कहलाती है MS। और मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पिछली जो हमारी क्वेश्चन सीरीज थी, ये सारे क्वेश्चन उन सीरीज के अंदर आए हुए हैं। MS जो होती है उसके अंदर जो कार्बन परसेंट होता है 0.15 से लेकर 0.30 तक, ये होता है MS। तो सबसे अच्छा वेल्डनीय जो मेटल होता है वो MS ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी नियरली इक्वल टू, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड। यानी कि आर्क वेल्डिंग के अंदर जब हम आर्क लेंथ यूज करते हैं, यानी कि हमारे जॉब
और इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। और ये आर्क लेंथ कितना होना चाहिए, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्क स्थिरता बेहतर है, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ, यानी कि कौन सी वेल्डिंग मशीन के साथ आप वेल्डिंग करेंगे तो उसमें आर्क स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, यानी कि आर्क स्थिर रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा एसी वेल्डिंग के अंदर, यानी कि एसी वेल्डिंग मशीन के साथ अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो उसमें आर्क स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, आर्क अच्छी बनती है, स्मूथ बनती है। डीसी वेल्डिंग में जो है आर्क ब्लो का आपको पता है दोष आता रहता है, यानी कि आर्क ब्लो अगर आएगा तो उसमें आर्क क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, अपने स्थान से भटक जाती है। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए वेल्डिंग चिन्ह की पहचान करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेल्डिंग सिंबल, यानी कि आपको ये जो वेल्डिंग सिंबल दिया गया है उसको बताना है कि इस वेल्डिंग सिंबल क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एरोसाइड वेल्ड, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई ड्राइंग आती है और उस ड्राइंग के अंदर ऐसा सिंबल आ जाता है तो उसका मतलब है कि ये जो एरो साइड है, यानी कि ये जो तीर है उस साइड में आपको एज प्रिपरेशन करना है या उस साइड में आपको वेल्डिंग लगानी है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्क वेल्डिंग में बहुत कम करंट का परिणाम होगा, टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, यानी कि अगर आप वेल्डिंग के दौरान कम करंट का उपयोग करते हैं, बहुत कम करंट का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से वेल्डिंग में क्या होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेसिव पीलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल, पुअर पेनिट्रेशन एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड, यानी कि पहला जो बता रखा है एक्सेसिव पीलिंग, यानी कि आपकी जो वेल्डिंग बीड है उसके ऊपर फैल जाएगी, यानी कि वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर वेल्डिंग बीड फैल जाएगी बिना फ्यूज हुए, ठीक है, यानी कि हमारा जॉब अच्छे से मेल्ट भी नहीं होगा और उसके ऊपर ऐसे ही मेटल फैल जाएगा। दूसरा है कि पुअर पेनिट्रेशन, यानी कि अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो कम करंट की वजह से आपका पेनिट्रेशन भी अच्छा नहीं आएगा, जॉब अच्छे से फ्यूज नहीं होगा और मजबूत वेल्डिंग वहाँ पे अब आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में है वेस्टेड इलेक्ट्रोड, यानी कि आपका फालतू में इलेक्ट्रोड वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उचित करंट का उपयोग करके वेल्डिंग करें जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट एंड बेटर क्वालिटी की वेल्डिंग आपको प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आर्क वेल्डिंग में बहुत अधिक करंट का परिणाम होगा, यानी कि अगर आपने आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा करंट का उपयोग किया तो क्या होगा। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेसिव स्पेटर, यानी कि वेल्डिंग के दौरान जो दाने निकलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है अंडरकट, यानी कि वेल्डिंग बीड के आसपास में आपके जॉब के किनारे कटने लग जाएंगे, गड्ढे होने लग जाएंगे वहाँ पर। और उसके अलावा इनरेगुलर डिपॉजिट, यानी कि आप जो वेल्डिंग बीड लगाएंगे उसकी शेप भी अच्छी नहीं बनेगी, यानी कि आपकी वेल्डिंग बीड की जो बनावट है वो खराब दिखने लगेगी। तो ये सारे दोष अगर आप करंट हाई रखते हो तो वहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, ना तो करंट ज़्यादा रखें ना करंट कम रखें, आपको करंट जो रखना है बिल्कुल प्रॉपर करंट यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि आपको वेल्डिंग में किसी भी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यह वेल्डिंग चिन्ह निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रतीक है। द वेल्डिंग सिंबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्ड। आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये है वेल्डिंग सिंबल। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेल्डिंग सिंबल है ये कौन से वेल्डिंग प्रोसेस को बताता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सीम वेल्डिंग। यानी कि अगर इस टाइप का वेल्डिंग सिंबल आपकी वेल्डिंग क्वेश्चन की ड्राइंग में आ जाती है तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको स्पॉट वेल्डिंग वहाँ पर करनी है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह वेल्डिंग चिन्ह निम्न में से किस प्रकार के वेल्ड का प्रतीक है। आपको एक और वेल्डिंग सिंबल का क्वेश्चन आया था जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। द वेल्डिंग सिंबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्ड। यानी कि ये जो वेल्डिंग चिन्ह अगर वेल्डिंग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको वहां पर फिलेट वेल्ड करना है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह वेल्डिंग चिन्ह निम्न में से किस प्रकार के वेल्ड का प्रतीक है? द वेल्डिंग सिंबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग। आप देख सकते हैं ये आपके सामने ऐसा वेल्डिंग सिंबल अगर आता है ड्राइंग के अंदर तो आप वहाँ पर क्या ये प्रेजेंट करेगा, ये सिंबल का मतलब क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वहाँ पर आपको फ्लैंज जॉइंट लगाना है। कौन सा जॉइंट लगाना है वेल्डिंग में? फ्लैंज जॉइंट लगाना है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। टिग वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है? द सुटेबल वेल्डेड मटेरियल यूज इन टिग वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टिग वेल्डिंग के द्वारा किस मेटल को बहुत ही अच्छे से वेल्ड किया जा सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबो। यानी कि एल्यूमिनियम के लिए भी टिग वेल्डिंग सबसे बेस्ट रहती है, स्टेनलेस स्टील के लिए भी बेस्ट रहती है और मैग्नीशियम के लिए भी टिग वेल्डिंग बहुत ही बेटर रिजल्ट देती है। यानी कि आपको टिग वेल्डिंग के द्वारा अगर आप इन तीनों मेटल्स को वेल्ड करेंगे तो आपको एकदम फर्स्ट क्लास वेल्डिंग वहाँ पे मिलने वाली है और जो बीड रहेगी ना वो हाई क्वालिटी की बीड आपको मिलने वाली है और पेनिट्रेशन वगैरह सब कुछ आपको एक्यूरेट वहाँ पे मिलेंगे। तो टिग वेल्डिंग इन तीनों मेटल्स के लिए पॉपुलर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसको वेल्ड करने के लिए पूर्व तापन करना आवश्यक है? प्री हीटिंग इज एसेंशियल इन वेल्डिंग फॉर। यानी कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसको वेल्ड करने के लिए आपको प्री हीट करना ही पड़ता है? प्री हीट का मतलब समझते हैं आप? वेल्डिंग करने से पहले जब हम जॉब को गर्म करते हैं, यानी कि वेल्डिंग नहीं किया उससे पहले ही जॉब को गर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं प्री हीट। ठीक है, वेल्डिंग के अंदर वो कौन सा मेटल है जिसको प्री हीट किए बिना आप वेल्ड नहीं कर सकते? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको आप हमेशा वेल्डिंग करने से पहले प्री हीट करते हैं, उसके बाद में ही वेल्डिंग उसके ऊपर कर सकते हैं, अन्यथा वह कास्ट आयरन वेल्ड नहीं हो पाएगा और उसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेल्ड डीके दोष किस में होता है? द फिनोमिनॉन ऑफ वेल्ड डीके ऑक्यूरिन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्ड डीके नाम का जो डिफेक्ट आता है वेल्डिंग के अंदर वो किस मेटल की वेल्डिंग करने के दौरान आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, यानी कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग कौन सी या किस प्रकार की वेल्डिंग होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। मल्टी स्पॉट यानी कि स्पॉट का एडवांस रूप जो है वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, जिसके द्वारा एक ही बार में जॉब के ऊपर मल्टी नंबर ऑफ स्पॉट लगाए जा सकते हैं। यानी कि एक ही बार में 3, 4 या 5, 7 स्पॉट के ऊपर एक साथ लगाए जा सकते हैं इस प्रोजेक्शन वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड को किस अनुपात में मिलाते हैं? इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ। जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग के अंदर जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। यानी कि 1 अनुपात जो है एल्यूमिनियम का रहेगा और 3 अनुपात जो रहेगा वो आयरन ऑक्साइड का रहेगा। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्टड वेल्डिंग में पिघले मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने एवं रोके रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रिटेन मोल्टन मेटल इन स्टड वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टड वेल्डिंग के अंदर पिघले मेटल को, यानी कि स्टड वेल्डिंग के अंदर जो मेटल फ्यूज होगा उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, यानी कि बाहर की गैसों से बचाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सिरामिक रिंग का। देखिए इसमें ना तो फ्लक्स का उपयोग करते हैं
ना कोई इनर्ट गैस हम यूज़ अलग से करते हैं और ना ही इसमें अलग से कोई सील्डिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। इसके अंदर मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक सिरामिक रिंग का उपयोग करते हैं जो वेल्ड मेटल को चारों ओर से कवर कर लेती है, जिससे कि हमारा वेल्ड मेटल यानी कि पिघला हुआ वेल्ड पूल ऑक्सीडेशन से बच जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 mm से कम मोटी प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका वेल्डिंग में अच्छा परिणाम देगा। फॉर वेल्डिंग मेटल्स लेस देन 5 mm थिक फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग वुड गिव बेस्ट रिजल्ट। यानी कि गैस वेल्डिंग के दौरान 5 mm से कम मोटी प्लेट को अगर आप वेल्ड करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग आप करेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा फोरहैंड वेल्डिंग। फोरहैंड वेल्डिंग को आपको पता है, फोरहैंड वेल्डिंग को आप लेफ्टवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के द्वारा 5 mm से कम मोटी मेटल्स को गैस वेल्डिंग के अंदर वेल्ड किया जाता है। और 5 mm से अधिक मोटी आपके पास प्लेट है, उसको अगर आप गैस वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे? उसके लिए करेंगे आप राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का, जिसे आप बैकवर्ड वेल्डिंग कहते हैं। आगे बात समझिए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। घन के अंदर निर्वात का स्तर का क्रम है लेवल ऑफ द वैक्यूम विद इन द घन इन द ऑर्डर ऑफ। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का है, ठीक है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर आप वैक्यूम के अंदर वेल्डिंग करते हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर हम किस में करते हैं? वैक्यूम के अंदर वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें यही पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर गन का उपयोग आप करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, उसके अंदर जो वैक्यूम का लेवल होता है वो कितना होता है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6 टोर। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए कितने वोल्टेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई नीडेड फॉर द वर्किंग ऑफ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि स्पॉट वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको कितने वोल्टेज की सप्लाई आपको वेल्डिंग के लिए चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10 वोल्टेज। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वह समय जिसमें वर्क पीस में से तब तक करंट का प्रवाह कराया जाता है जब तक कि जॉब आवश्यक तापमान तक गर्म हो जाए, तो इसे कौन सा समय कहते हैं? टाइम ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द वर्क पीस टिल दे आर हीटेड टू रिक्वायर टेम्परेचर इज नाउन एज। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको पता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है। किसका है? रेसिस्टेंस वेल्डिंग का है, जिसमें ये पूछा गया है कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो हमारे वर्क पीस होते हैं जिनको हमें वेल्ड करना है, उनके अंदर से तब तक करंट का फ्लो कराया जाता है, तब तक उसके अंदर से विद्युत धारा गुजारी जाती है जब तक कि वो जो वर्क पीस है रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट नहीं हो जाते। यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम उन्हें वेल्ड करना चाहते हैं वहाँ तक अगर वो गर्म हो जाए तब तक हम उनके अंदर से क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। तो उस पूरे समय को क्या कहते हैं जिसके अंदर हमने जॉब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया है? तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी वेल्ड टाइम। क्या कहते हैं? वेल्ड टाइम। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आर्क वोल्टेज किस तरह से आर्क लेंथ पर निर्भर होता है? हाउ डज द आर्क वोल्टेज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आर्क वोल्टेज है वो किस तरह से आर्क लेंथ की वजह से कम ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर यही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में गैप बढ़ता है, ठीक है, हमारा आर्क वोल्टेज भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? आर्क वोल्टेज भी बढ़ता है। और जैसे जैसे आर्क लेंथ हमारी कम होती है वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। आगे बात समझ में, तो
आर्क लेंथ बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे, और आर्क लेंथ घटेगी तो वेल्डिंग के अंदर मशीन के ऊपर वोल्टेज भी घटेंगे। आगे बात समझ में? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टेज इक्वल टू आर्क लेंथ। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आर्क ब्लो में आर्क का भटकना कैसे होता है? द डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क इन आर्क ब्लो इज बाई, यानी कि अगर वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो होता है तो उसमें आर्क क्यों भटकती है, यह इसमें पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड के दौरान, यानी वेल्डिंग के दौरान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि क्या करता है, आर्क को अपने स्थान से भटका देता है। आगे बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, आर्क ब्लो होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक तार में से 20 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाह करते हैं जिसका प्रतिरोध यहाँ पे 1000 आएगा, कितना आएगा 1000, इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? इफ़ 20 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द वायर फॉर 1 मिनट ऑफ टाइम हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, if 20 amperes of current is flowing in a wire for a 1 minute of time having a resistance of 1000 ohm, then the amount of heat generated in resistance welding will be in kilojoules। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको 20 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, 20 एम्पियर का करंट फ्लो एक वायर के अंदर से हो रहा है, ठीक है, जिसका ओम जो है, यानी कि जिसका जो प्रतिरोध है वो है 1000 ओम, कितना है 1000 ओम, और उसके अंदर से 1 मिनट के लिए हम धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो है कितनी हीट उत्पन्न होगी जॉब के ऊपर। तो मैं अब दोबारा से इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखिए, इसको सोल्व करने का जो फॉर्मूला है वो है I² RT। आपको पता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं एम्पियर कितना दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू आपको रेजिस्टेंस जो है R वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1000, ठीक है, इनटू टी टाइम, तो टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, तो यहाँ पर टाइम जो आएगा वो सेकंड के अंदर आता है। किस में आता है, सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 60, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका आएगा 24,000, कितना आएगा 24,000। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा 24,000 किलो जूल्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से वह कौन सी एक आसान रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग लैप जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज इन मेकिंग ए लैप जॉइंट? यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा इस तरह का लैप जॉइंट लगाना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर सबसे आसान कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा आप सीधे लैप जॉइंट लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं कॉपर के, जो कि इस तरह से तुरंत स्पॉट लगाकर वेल्डिंग कर देता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वेल्डिंग में वीविंग किसे कहते हैं? वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर टू, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग में वीविंग क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेल्डिंग के अंदर वीविंग क्या होता है। आप किसी भी जॉब के ऊपर वेल्डिंग लगाते हैं, बीड लगाते हैं, तो बीड लगाते समय आप इलेक्ट्रोड को इस तरह से चलाते हैं ना इस तरह से, तो इस तरह से चलाना ही क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है। तो साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड, यानी कि इलेक्ट्रोड को आप
साइड से साइड मोशन कराते हुए चलेंगे और वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसको राइट एंगल यानी कि 80 डिग्री के लगभग आप इलेक्ट्रोड को रखते हुए वेल्डिंग की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हम कहते हैं वीविंग। आगे बात समझ में? तो ये होता है आपका वीविंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा किससे निर्धारित करते हैं? इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाई, यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मशीन के ऊपर कितना करंट सेट करना है ये किस बात पर निर्भर होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। यानी कि वेल्डिंग के दौरान आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो डायमीटर होता है उसके डायमीटर के अनुसार ही सेट होता है कि आपको करंट कितना यूज करना है वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। एसिटिलीन गैस किसके द्वारा बनाई जाती है? एसिटिलीन गैस इज जनरेटेड फ्रॉम ऑफ, यानी कि एसिटिलीन गैस जो आप गैस वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं ज्वलनशील गैस के रूप में, वो कैसे बनाई जाती है या किसके द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी को अगर हम एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कास्ट आयरन को कितने तापमान पर प्री हीट किया जाता है? कास्ट आयरन प्री हीट टेम्परेचर, यानी कि कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने से पहले उसको प्री हीट किया जाता है और उसको कितने टेम्परेचर पर प्री हीट किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 210 से लेकर 310 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम कास्ट आयरन को प्रीहीट करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निकल का गलनांक बिंदु होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल इज, यानी कि निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1445 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस पर निकल जो है मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो इसका क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सबसे अच्छा जंग प्रतिरोधक जॉइंट कौन सा होता है? बेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस फास्टनिंग इज, यानी कि जितने भी टाइप की जॉइंट लगा जाते हैं उनमें से वह कौन सा जॉइंट है जिसके अंदर जंग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वेल्डिंग। यानी कि वेल्डिंग एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर जंग प्रतिरोधक क्षमता अन्य जॉइंट की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। WPS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPS? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसमें राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, वेल्डिंग प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। ये जो ऑप्शन बी है इसको आप राइट मत कर लेना, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत। ठीक है, यही मैं आपसे देखना चाहता था कि आपके अंदर कितना कॉमन सेंस आप लगाते हो, कि आपको हर आंसर को ओके नहीं मानना है, उसको देखना है, समझना है कि वाकई में वो आंसर सही है कि भी नहीं। ठीक है, कोई भी आपको गलत आंसर दे देगा तो आपको उसको रीड नहीं करना है, उसको याद नहीं करना है। तो WPS का पूरा नाम क्या आएगा? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एनेलिंग में निम्न में से जॉब को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? इन एनेलिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, यानी कि जॉब के अंदर जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, एनेलिंग प्रोसेस किए जाते हैं। एनेलिंग करने के बाद में जॉब को ठंडा किस हिसाब से किया जाता है, यानी कि ठंडा कैसे किया जाता है, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, फर्नेस में। देखिए बता देता हूँ आपको, एनेलिंग क्या होता है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसके द्वारा हार्ड मेटल को सॉफ्ट मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले जॉब को फर्नेस के अंदर गर्म किया जाता है और उस जॉब को फिर फर्नेस के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, जिससे उस जॉब के अंदर की हार्डनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जोड़ से ऑयल आदि को हटाने के लिए निम्न में से किस जैविक द्रव्य का उपयोग किया जाता है? द ऑयल सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द इंटरफेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट है, जिस जहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है, वहाँ से अगर कोई ऑयल वगैरह को आपको रिमूव करना है, यानी कि उसके ऊपर कहीं ऑयल वगैरह लगा हुआ है, कचरा वगैरह है, उसको अगर आपको साफ़ करना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एसीटोन एंड कार्बन टेट्रोक्लोराइड। इसके द्वारा हम जॉब के ऊपर से ऑयल आदि अगर लगा हुआ है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑटोजीनियस वेल्डिंग, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की फिलर रोड का उपयोग नहीं करते हैं, और जिस वेल्डिंग के अंदर हम फिलर रोड का उपयोग नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट हम वेल्डिंग कर देते हैं, तो उसे हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जॉब के रूट से वेल्ड के फेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द फेस ऑफ द वेल्ड इज नाउन एज, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोट। देखिए आपको बता देता हूँ, फिलेट वेल्ड का ये क्वेश्चन आया है। ये आपको मान लिया आपने वेल्डिंग लगा दी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से लेकर, ये जॉब की क्या है, रूट है, यहाँ से लेकर वेल्डिंग का ये जो फेस है, इसके बीच का गैप पूछा गया है। इसका बीच के गैप को क्या कहते हैं? थ्रोट कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा धातु सबसे कठोर होता है? विच मेटल इज द हार्डेस्ट? दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हाई स्पीड स्टील। यानी कि हाई स्पीड स्टील जो है वो सबसे कठोर होता है इन दिए गए विकल्पों में से। देखिए इसमें आपको एक डायमंड भी नजर आ रहा है, तो डायमंड कठोर है लेकिन वो क्या है, मेटल नहीं है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मेटल के बारे में पूछा गया है, कठोर मेटल कौन सा है। तो उसमें दिए गए विकल्पों में से तो हमारे पास एक ही मेटल है, वो है हाई स्पीड स्टील, ठीक है, जो कि इनमें सबसे कठोर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कौन से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग के लूप ज़्यादा होते हैं? विच ट्रांसफॉर्मर्स हैज़ मोर लूप्स ऑफ वाइंडिंग इन द सेकेंडरी कॉइल? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली दो टाइप के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, इसके अंदर लूप ज़्यादा है, यानी कि वाइंडिंग के लूप, ये जो वाइंडिंग की हुई है ये अगर ज़्यादा है तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्टेप अप। यानी कि आउटपुट, जो वाइंडिंग आउटपुट दे रही है हमें, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो आउटपुट दे रही है, उसके अंदर अगर वाइंडिंग के लूप ज़्यादा है तो वो स्टेप अप होगा, और यदि इसके अंदर वाइंडिंग के लूप कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फिर कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता? स्टेप डाउन हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इस पेपर के सारे क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी इंडिकेट कर दिए हैं, तो आप अपने द्वारा दिए गए आंसर को इनके साथ मैच करा सकते हैं और अपने रिजल्ट का एवरेज आप मोटा मोटा लगा सकते हैं। तो हमने इसरो के द्वारा जो 2023 में पेपर लिया गया है उसका आज हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया है। 20/9 को ये एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है 20/9/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आपने सॉल्यूशन भी मेरे साथ देख लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।